बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द सेल। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही वही चैप्टर है जो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था, सेल एंड टिश्यूज़ वाला। वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 4 था और यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 4 ही है। ठीक है, तो इस होल चैप्टर के अंदर हमने सेल के बारे में पढ़ना है। आपने सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। द सेल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। आपने कहा था कि हमने सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलिज हैं उनकी भी स्टडी करनी है। तो इसलिए जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी की सारी पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था इवन के सेल डिवीजन भी कौन सी ब्रांच में आ जाती है, सेल बायोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, और ऑर्गेनेलिज जितने भी सेल में पाए जाते होंगे उनका स्ट्रक्चर भी और उनका फंक्शन भी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सेल के बारे में बात करते हैं। सेल है क्या? वो कहते हैं अब इतनी बेसिक की डिटेल आपको नहीं चाहिए। आप लोगों ने पहले भी सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है पहले। जस्ट हम डायरेक्ट सेल की डेफिनेशन पे जाते हैं। सेल है क्या? सेल के बारे में हम दो टोक बात किया करते हैं। हम कहते हैं सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बल्कि पहले हमें स्ट्रक्चरल यूनिट कहना चाहिए, फिर हमें क्या कहना चाहिए? फंक्शनल यूनिट। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है। किसका? ऑफ लाइफ। लाइफ का जो है वो स्ट्रक्चरल भी है। किसी भी जानदार की लाइफ को बनाने वाला कौन है? सेल। और उसमें काम करने वाला भी कौन है? सेल। हम यही बात तो प्रूव करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में कि किस साइंटिस्ट ने, किस बायोलॉजिस्ट ने, किस फिजिशियन ने हमें क्या आइडिया दिया और हमें एंड में पता चल गया कि जितनी भी लाइफ है, जितने भी ज़िंदा जानदार हैं, उनकी बॉडी में सेल ही होता है और सेल ही काम करता है। ठीक है, आज यही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या रोल प्ले किया है इन द डिस्कवरी ऑफ सेल, इन द डिस्कवरी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इन द डिस्कवरी ऑफ इट्स फंक्शन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने यह भी पढ़ा था, क्या कभी कोई एक सेल किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ बना सकता है? जी, हमने पढ़ा था कि सेल एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। इंडिपेंडेंट यूनिट होता है कि इट परफॉर्म, सेल जो है वो क्या कैरी आउट करवा सकता है? क्या कैरी आउट करवा सकता है? ऑल द लाइफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ एक्टिविटीज हैं कैन बी कैरीड आउट बाय अ सिंगल सेल। आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, द होल बॉडी कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन सेल एंड ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय वन सेल। एक ही सेल होता है जो उसकी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियां जो है वो सरंजाम देता है। अच्छा, ये तो यूनिसेलुलर की बात होगी। फिर थोड़ी सी मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल होता है? एक सेल होता है, एक से ज़्यादा होते हैं, मैनी सेल्स होते हैं। तो हम यही बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाने लगो तो सबसे छोटा ब्लॉक जिसको हम ईंट कहते हैं, ईंटें मिला के बिल्डिंग बनाते हैं ना, इसी तरह वो कहता है सेल मिला के क्या बनाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, कौन से जानदारों का बिल्डिंग ब्लॉक है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द सेल, सेल के बारे में आप क्या लिखो, तो यही बातें आप लिख दो कि सेल के बारे में कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट कैन, बल्कि कैन तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इट कैरी आउट ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ का ये बुनियादी जुज़ होता है। जो सेल्स मिलते हैं तो उनकी बॉडी बनती है। अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले सेल के बारे में आइडिया किसने दिया? इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स कब डिस्कवर हुए? आप लोगों ने पढ़ा होगा इन 1665। ठीक है, सबसे पहले, बल्कि बिफोर 1665 अरिस्तु के बारे में आपने पढ़ा था कि अरिस्तु गिव्स द आइडिया। उसने हमें एक आइडिया दिया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि सेल कोई चीज़ होती है। उसने कहा था देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द ऑल ऑर्गेनिज्म, देयर इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। उसने उसको नाम दिया, कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट है दैट इज़ शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। कोई ऐसी चीज़ इस कायनात में है जो हर जानदार में पाई जाती है, जो हर जानदार में, और वो सिमिलर है, बेसिक चीज़ है।
उसके बगैर वो जानदार जानदार कहलाने के लायक। लेकिन उसने कहा पता नहीं सम हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सम हाउ रिलेटेड, मुझे नहीं पता कैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। वो ये बात कह के अपनी ज़िंदगी से तो चला गया, लेकिन बाकी फिर साइंटिस्ट ने उसकी बातों को जो है वो प्रूव किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने जो है वो वर्क स्टार्ट किया। इसने क्या काम किया, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रॉबर्ट हुक टुक द पीस ऑफ अ कॉर्क। इसने जो है वो कॉर्क जो है, कॉर्क किसे कहते हैं, कॉर्क छाल को, ठीक है, पीस ऑफ प्लांट बॉडी लिया और वो ऑलमोस्ट आपकी बुक कहेगी डेड प्लांट का पीस लिया उसने। क्या लिया, डेड प्लांट का एक छोटा सा क्या लिया, स्लाइस ऑफ द कॉर्क। स्लाइस किसे कहते हैं, छोटा सा पीस, जैसे आपके पास ब्रेड होती है उसका एक पीस जो होता है उसको स्लाइस कहते हैं। उसने स्लाइस लिए, कॉर्क ली, छाल ली दरख्त की, और वो डेड प्लांट की उसने बार्क ली, और उसको उसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा। किस में देखा, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। आपने पढ़ा हुआ है रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक वाज द मैथमेटिशियन, फिजिशियन, फिजिस्ट, इसने जो है वो बहुत से फ़िज़िक्स में जैसे क्वाड्रेंट्स हैं, इसी तरह जो है वो क्लॉक है उसका आइडिया, और बहुत सी जो है इसने इन्वेंशंस की हुई हैं। इंजीनियरिंग, रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ थी इसके पास। तो इसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई। इसने क्या बनाई, अपनी माइक्रोस्कोप के ज़रिए बेटे इसने क्या किया, कॉर्क सेल्स का मुआयना किया। अब वो क्या कहता है, ज़रा उसकी स्टेटमेंट सुननी है आपने। वो कहता है जो कॉर्क सेल्स हैं मुझे कैसे नज़र आए हैं, कहता है कि ये जो कॉर्क सेल्स हैं जस्ट लाइक द हनी बी या हनी कॉम्ब जैसे। कैसे, हनी कॉम्ब किसे कहते हैं, शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। ठीक है, वो कहता है अगर आपने उसको गौर से देखा हो तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसने भी हमें यही कहा कि कॉर्क सेल्स जो थे कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक जो है वो ये इस तरह एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे। क्या थे, क्योंकि अभी इतनी हाई रेजोल्यूशन की माइक्रोस्कोप नहीं थी ना, वो सेल के अंदर घुस के देख सके कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, उसमें साइटोप्लाज्म भी है, उसमें बाकी के ऑर्गेनेल्स भी हैं, लेकिन उसको अभी वो नज़र नहीं आया। उसने कहा सेल इज़ जस्ट लाइक एन एम्प्टी कंपार्टमेंट, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं एंड सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय अ वॉल, सराउंडेड बाय अ, या बाउंड्री वॉल कह लें उसको, कि सेल एक एम्प्टी कंपार्टमेंट की तरह है। जैसे आप हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर देख रहे हो, किसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर देख रहे हो, और उसके गिर्द जो है सराउंडेड बाय अ वॉल, सराउंडेड बाय अ वॉल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर बुक 1805 के अंदर आपके पास लॉरेंस ओकन आता है। लॉरेंस ओकन ने बेटे सबसे पहले आके एक ही बात की, उसने कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं कंपोज्ड ऑफ, बने हुए होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, स्मॉल वेजिकल्स, छोटी छोटी वेजिकल्स, और सेल्स, और सेल्स। ठीक है, इसने भी यही कहा कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हो सकते हैं, वेजिकल से या फिर सेल से। अकॉर्डिंग टू हिम अभी जो वेजिकल्स का कंसेप्ट, सेल का कंसेप्ट अभी स्टिल क्लियर नहीं है। जस्ट एक आइडिया था उसका कि जितने भी जानदार हैं वो छोटी छोटी वेजिकल्स या फिर सेल पर मुश्तमिल होते हैं। वेजिकल्स किसे कह रहे हैं, वो सेलुलर कंपोनेंट्स को कह रहा है। किसे कह रहा है, सेलुलर कंपोनेंट्स को कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि 1809 के अंदर आपके पास जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क आता है। अब जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने क्या कहा, इसने अब वो बात की थी कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ until unless if its body is not composed of cell
कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल की ना बनी हो, और सेलुलर टिश्यूज़। मीन्स के अगर वो यूनिसेलुलर है तो उसकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होगी, अगर वो मल्टी सेलुलर है तो फिर सेल्स मिलके क्या बना लेते होते हैं, टिश्यूज़ बना लेते होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाएंगे। नो बॉडी कैन हैव लाइफ, किसी भी जानदार की ज़िंदगी उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उसकी बॉडी या बॉडी पार्ट्स सेल्स या सेलुलर टिश्यू से मिलकर ना बने हों, सेल या सेलुलर टिश्यू से मिलकर ना बने हों। ये बात किसने कही थी? जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने कही है। इसका मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता बातें क्लियर होती जा रही हैं कि जो ज़िंदा जानदार हैं, जब हम कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तब उसके लिए कंडीशन अप्लाई होने लग गई है कि उसकी बॉडी में क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होना चाहिए। वो कौन है? सेल है। ठीक है, देखो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया। उसने कह दिया कि जी हाँ, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं, वो असल में सेल हैं। उसके बाद फिर लॉरेंस ऑकन ने भी यही बात की कि तमाम जानदार जो हैं वो वेसिकल्स या सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने भी वही बात की। अब इसके बाद 1831 के अंदर अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है। पहले जैसे ही हमने बात की रॉबर्ट हुक, उसने क्या कहा था कि सेल इज़ एन एम्प्टी कंपार्टमेंट, सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय अ वॉल। सेल अंदर से खाली है और एक वॉल से जो है वो उसके ज़रिए उसको बंद किया हुआ है। तो 1831 के अंदर हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन आया। ठीक है, इसने बेटे पेश किया, इसने कहा कि सेल के अंदर ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उसने सेल में क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सो जब उसने सेल में न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया तो यहाँ से जो पुरानी हाइपोथेसिस थी कि सेल इज़ एन एम्प्टी कंपार्टमेंट, वो क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है, इसने कह दिया कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ से किसकी हाइपोथेसिस जो थी वो फेल की इसने? रॉबर्ट हुक ने कहा था ना सेल इज़ एन एम्प्टी कंपार्टमेंट, अंदर से खाली है, लेकिन इसने कहा नहीं, न्यूक्लियस भी है और कुछ और सेलुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ और सेलुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं सेल के अंदर। यू वेल नो कि सेल के अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होती है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर एक मेन ब्रेन है सेल का जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये बेसिक 3 चीज़ें आएंगी जो हम सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी करेंगे। 1831 के बाद, रॉबर्ट ब्राउन के बाद आपके पास आता है बेटे हमारे पास 1838 और 1839 में। ठीक है, 1838 में हमारे पास कौन आता है? मैथियस श्लीडन आता है। और 1839 में हमारे पास थीडर शवान आता है। ठीक है, अब मैथियस श्लीडन और थीडर शवान कौन थे? दोनों जर्मनी के रहने वाले थे। एक हमारे पास जो मैथियस श्लीडन था, ये कौन था? बॉटनिस्ट था। और जो थीडर शवान है ये क्या था? ज़ूलॉजिस्ट था। तो दोनों ने सेम अपनी ब्रांच की स्टडी करनी होगी। अगर बॉटनिस्ट है तो उसने किसकी स्टडी की होगी? प्लांट्स की। ज़ूलॉजिस्ट है तो उसने किसकी स्टडी की होगी? एनिमल्स की। अब दोनों ने एनिमल और प्लांट सेल के बारे में बात करनी है। दोनों ने किसके बारे में बात करनी है? उसने कहना प्लांट की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, वो कहता नहीं एनिमल्स की बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, इन 1838 एंड 1839 में जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आया, एक तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसने कहा सेल खाली, उसने कहा नहीं सेल खाली नहीं है, सेल में तो न्यूक्लियस है। फिर उसके ऊपर अगेन रिसर्च स्टार्ट हो गई। 1838 और 1839 में मैथियस श्लीडन और थीडर शवान ने, जो कि बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट थे, उन्होंने किस किस की स्टडी की? प्लांट्स की और एनिमल्स की डिटेल से स्टडी की। और अल्टीमेट उनका गोल, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी बात क्या थी कि प्लांट्स भी किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं और एनिमल्स भी किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? सेल से। लेकिन अब इन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि जो सेल है वो 3 बेसिक चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेल के वो 3 होते हैं। उनमें एक उन्होंने कह दिया कि जो उनके सेल के गिर्द बाउंड्री वॉल है, जिसको आप क्या कहते हो? सेल मेम्ब्रेन कहते हो। और सेल में एक फ्लूइड है, सेल में एक, जिसे आप क्या कहते हो? साइटोप्लाज्म।
ठीक है। और सेल के अंदर तीसरी चीज़ जो है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताई, उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें जो हैं वो सेल में लाजमी हैं, ये 3 चीज़ें सेल में लाजमी हैं। और फिर उन्होंने थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा सेल वॉल एक ऐसा कंपोनेंट है, यू वेल नो, कि वो किस में होगा? एनिमल्स में होगा, प्लांट्स में होगा? प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने यही डिफरेंस तो उन्होंने बताया कि यार वो कहता है मेरा सेल भी तुम्हारे जैसा है, वो भी कहता है मेरे सेल्स भी तुम्हारे जैसे हैं, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? सिर्फ सेल वॉल का आ रहा है। तो उन्होंने जब सेल वॉल के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सेल वॉल इज़ नॉट शेयर्ड बाय ऑल द सेल्स, तमाम सेल में सेल वॉल नहीं होती, जस्ट हमारे पास कुछ सेल्स हैं। उन्होंने किस तरफ उनको जो है वो मंसूब कर दिया? प्लांट्स की तरफ। तो कुछ प्लांट सेल्स हैं हमारे पास जिनके गिर्द एक बाउंड्री वॉल और भी होती है, जो क्या है? सेल वॉल है, ठीक है। उनकी आइडेंटिफाइंग वॉल जो बाहर से नज़र आती है हमें, वो कौन सी है? सेल वॉल है। अदरवाइज सेल में बेसिक कितनी चीज़ें हैं? 3। एक हमारे पास बाउंड्री वॉल है, दूसरा उसमें फ्लूइड है, और तीसरा उसमें वर्किंग ऑर्गेनेली है मेन, दैट इज़ न्यूक्लियस। ये वो बेसिक ऑर्गेनेलीज थे जो हमें मैथिस, श्लीडर और थीडर शवान के दौर में पता चल गए। सो उन्होंने कहा कि एनिमल्स और प्लांट्स किस चीज़ से मिलकर बने हैं? सेल से। तो यहाँ से उन्होंने फंडामेंटल बुनियाद रख दी, बेस रख दी किसकी? सेल थ्योरी की। किसकी बुनियाद रख दी? सेल थ्योरी की, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट पास्टुलेट सेल थ्योरी का बना दिया था, क्या? कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। एक सेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। तो आपसे कोई पूछे कि इनिशियल फॉर्म में सेल थ्योरी किसने स्टार्ट की, किसने पेश की, तो वो कौन थे? श्लीडन और शवान। एक बॉटनिस्ट था और एक जोलॉजिस्ट था। तो इन्होंने जो सेल थ्योरी है इन इट्स इनिशियल फॉर्म वो रिप्रेजेंट की। वो क्या की? रिप्रेजेंट की। उसके बाद जो है सेल थ्योरी का सेकंड पास्टुलेट जो था, दैट वाज ऑल ऑर्गेनिजम्स या ऑल सेल्स, न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो वो अब आइडिया भी बाकी है। रिडोल्फ विर्चू आया। रिडोल्फ विर्चू जो था ये फिजिशियन था, ठीक है। इसने क्या आइडिया पेश किया? इसने अपनी लैंग्वेज में कहा था ओमनीसेलुला ई सेलुला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक जो है क्या बात बनती थी? ऑल द न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ, न्यू सेल्स अराइज जन्म लेते हैं, आते हैं, कैसे आते हैं? बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब यह है कि उसने कहा नए सेल कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। इसने एक बहुत बड़ा आइडिया पेश किया था उस दौर में। उस दौर में साइंटिस्ट का या बाकी लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन एक पूरी एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती थी, ए बायोजेनेसिस। क्या टर्म यूज़ की जाती थी? ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस was the idea about new organism, living things arise from the non-living things. living things कहाँ से बनती हैं? non-living things से बनती हैं। उस वक़्त का आइडिया था, that was abiogenesis। क्या था? क्या था आइडिया? living things arise by, कहाँ से मिलकर बनती हैं? non-living things से। और ये आइडिया क्या कहलाता था? ए बायोजेनेसिस। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ए बायोजेनेसिस? बायोजेनेसिस मीन लिविंग का लिविंग से बनना, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन बनना, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ए मीन नॉट। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हों उनसे लिविंग ऑब्जेक्ट्स का बनना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बनना इज कॉल्ड ए बायोजेनेसिस। लेकिन इसने, रिडोल्फ विर्चू की इस स्टेटमेंट ने, इस आइडिया ने जो ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था उसको भी जो है वो फेल कर दिया। उसने कहा नहीं, जो नए सेल्स बनेंगे, जो नए जानदार बनेंगे, वो पहले से मौजूद जानदारों से ही बनेंगे, वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनते। वो ऐसी जादू नहीं होता, जादुई छड़ी नहीं होती किसी के पास कि वो नॉन लिविंग से जो है वो लिविंग बना दे। पहले से सेल होते हैं, उन्हीं में डिवीजन होती है और नए सेल्स
बनते हैं। और इसी के आइडिया को जो है वो लुईस पास्चर ने वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंटली, लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंटली प्रूव। ये असल में हमारे पास ऐसे समझो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट था लुईस पास्चर। इसने पास्चराइजेशन की टेक्निक आपने पढ़ी हुई है कि वो हमें इंट्रोड्यूस करवाई। तो इसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया। किसके ऊपर प्रूव किया? इसने बैक्टीरिया के ऊपर अपनी स्टडी की। किसके ऊपर स्टडी की? इसने कहा कि नए जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। जो पहले से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उन्हीं से नए बैक्टीरिया बनते हैं, कहीं खुद से या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से नए बैक्टीरिया नहीं बनते। ठीक है, इसने क्या कर दिया? एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया विर्चूज़ आइडिया को। विर्चू का जो आइडिया था उसको प्रूव कर दिया इसने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास लास्ट में अगस्त वेसिमन आया। इसने थोड़ी सी बात की जो हम पॉइंट स्टडी करते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम पहले एक बात कर चुके हैं कि देयर इज़ अ फंडामेंटल यूनिट दैट इज़ शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। वो क्या है? सेल है। इसने थोड़ा सा जानदारों की ओरिजिन के बारे में बताया। जैसे हम पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन में कि क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे हम उनमें जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। इसने थोड़ा सा वही ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे समझो इसने एवोल्यूशन की तरफ थोड़ी सी बात की। इसने कहा यार तमाम जो सेल्स हैं, तमाम जो जानदार हैं, उनमें कुछ चीज़ें तो सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें तो, और कुछ चीज़ें उनमें होंगी जो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को थोड़ा सा इसने बताया। इसने कहा सिमिलर कैसे हैं? सेल होता है सब में, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सबका क्या है? सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर सबका। सेल का काम करने का अंदाज भी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल वो भी क्या है? सेम है। ठीक है, और इसी तरह इसने कहा कि कुछ सेल्स के फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ सेल्स के फंक्शंस भी ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। ये दो तीन बातें उसने कहीं कहता है देखो बुनियादी स्ट्रक्चर सेम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेम है और ऑलमोस्ट सेल का फंक्शन सेम है, लेकिन नो डाउट द सेल डिफर फ्रॉम ईच अदर। सेल एक दूसरे से क्या भी होते हैं? डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे भी होते हैं? सिमिलर भी होते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में इसने थोड़ी सी बात की अगस्त वेसिमन ने, कि यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि तमाम जानदारों में एक ऐसी चीज़ तो है ही जो शेयर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिज्म, जो कि कॉमन होगी। जो क्या होगी? कॉमन होगी, सबकी सिमिलर होगी। तो वो क्या है? तो यहीं से हमने इन तमाम साइंटिस्ट की जो बातें थीं उनको 2-3 लाइनों में हमने पूरा कर दिया। ठीक है, और उसको हमने नाम दे दिया सेल थ्योरी। क्या नाम दे दिया? तो सेल थ्योरी के बेसिक हमने 3 पास्टुलेट्स बनाए। पहला पास्टुलेट तो हमने ये बनाया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। पहले तो बात यही होगी ना कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ अनटिल अनलेस इट्स बॉडी और बॉडी पार्ट्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ और सेलुलर टिश्यूज़। ठीक है, उसकी बॉडी सेल से ना बनी हुई हो या उसके बॉडी पार्ट्स हैं अगर, तो वो सेल से ना बने हुए हों। तो पहला हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या आया? रिडोल्फ विर्चू का न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और तीसरी बात यहाँ पे आके हमें पता चल गई कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसने यही बात हमें प्रूव करवाने की कोशिश की कि सेल सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाता बल्कि ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है। बल्कि ये यहीं से तो हमने वो पास्टुलेट बनाया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स कंप्लीट हो गए। इस होल टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।